तो आपने जो आपके जो विधायक हैं दूड़ाराम जी, उनसे आपने हिसाब मांगा 5 साल का? जो मुख्यमंत्री कहते थे कि पर्ची और खर्ची नहीं चलती, उसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ अगर किसी विधायक ने उड़ाई है तो हमारे फतेहाबाद के विधायक ने उड़ाई है। नंबरों वाला खेल तो दूड़ाराम जी ने अपने टेन्योर में सिवाय भ्रष्टाचार फैलाने के विकास के नाम पे इसने कुछ किया भी नहीं, और इसको विकास के वी का भी नहीं पता। ये सिर्फ सोचता है अगर मैं 4 नए खाड़े बना दूं, 2-4 रास्ते बना दूं तो वही विकास है। मैं तो आपको चैनल की सरेआम आरोप लगा रहा हूं कि भाजपा के नेताओं की और फतेहाबाद पुलिस की मिलीभगत है। फतेहाबाद की पुलिस अगर मिलीभगत ना हो तो कहीं भी ना तो कोई नशा कर सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना कोई क्रिकेट बुकी चला सकता है। बीजेपी ने जो ये 6 महीने पहले सीएम बदलकर जो नई रणनीति अपनाई है 2024 के चुनाव को लेकर, कहाँ तक कारगर साबित होगी इनकी रणनीति? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ड्राइवर को हटा के दूसरे ड्राइवर को बना दिया। बीजेपी, जेजेपी और इनेलो से पहले विधायक भी रह चुके हैं आप, तो इनके तीनों पार्टियों का कुछ वजूद क्या बचेगा इस बार? टक्कर पूरे हरियाणा में बीजेपी की और कांग्रेस की रहेगी, लेकिन बीजेपी की बड़ी दुर्गति होगी, वो इकाई के अंदर रह जाएंगे वो। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है, कांग्रेसी ओवर कॉन्फिडेंस में है। आज हमारी टीम पहुंची है फतेहाबाद विधानसभा के अंदर। हमारे साथ बने हुए हैं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में यूं नहीं लग रहा कि कहीं ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई सरकार कांग्रेस की बनने वाली है? हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप ये प्रश्न ना पूछते तो भी मैं कहता, क्योंकि आपने शुरुआत करने से पहले ही कह दिया भी कांग्रेस वाले ओवर कॉन्फिडेंस है। तो क्योंकि हम कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। हमेशा कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट रहती है। और ये विधानसभा चुनाव जिस तरह से सेमीफाइनल हुआ था लोकसभा का, तो बहुत अच्छा था। और लोकसभा के सेमीफाइनल को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि फाइनल कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पिछले 3-4 दिन से ना ये कांग्रेसी नेताओं से पाला पड़ रहा है। जहाँ जाऊँ ना बस यूँ तक कि एक तो टिकट जेब में है जी मेरे, दूसरा हम तो जीते बैठे हैं जी, तीसरा 80 पार है जी, इसके अलावा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। तो बार बार ना क्वेश्चन अपने आप निकल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, अपने आप निकल रहा है क्वेश्चन। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि 2.5 करोड़ की जनता जनार्दन में आपको और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं मिलता, सिर्फ कांग्रेस ही मिलते हैं। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये हमारी पॉपुलरिटी को दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी लोकप्रिय है। और जिस तरह से आप कहते हो कैंडिडेट मिलते हैं, कोई 80 पार कहता है, कोई 85 पार कहता है, और सारे बड़े अति आत्मविश्वास में हैं। तो ये ऐसा विश्वास तो होना चाहिए, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि पिछला जो सेमीफाइनल हुआ था लोकसभा का, हमने वोट परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ा है हरियाणा के अंदर, और 5 सीटें हमने जीतने का काम किया है। उन सभी बातों को देखते हुए सभी साथी कह सकते हैं, हम ही नहीं, आज तो विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया भी मान के चलते हैं कि 70 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएगी। तो लोकसभा में जो नतीजा आपने दिया है, विधानसभा में बरकरार रखोगे उसको कहीं ना कहीं? आप कितनी टिकटें मान के चल रहे हो विधानसभा के? लोकसभा में जो नतीजे आए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता उससे भी बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी को सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देगी। और मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छा बहुमत आएगा कांग्रेस पार्टी। इस बार कल शैलजा जी हिसार पहुंचे थे, तो उनका बड़े आप पहुंचे हुए थे, खुद भी वहां पर थे, तो लोग ना सीएम आया का जो एक वो कॉन्फिडेंस था ना, तो पहले उसके दुष्यंत जी के लिए बोला करते सीएम आया। कल शैलजा जी के लिए नारे लग रहे थे सीएम के। क्या लग रहा है इस बार सीएम बना के छोड़ोगे? ये तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अति उत्साह की बात है। जो उत्साह के अंदर जो जिसका समर्थक होता है वो उसके समर्थन में नारे लाता है। और जिंदाबाद के नारे किसी भी नेता का लगे अच्छे ही होते, नारे लगने चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता अगर इतने उत्साहित हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होने जा रही है। एक ना पहले राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, उनके पीछे पीछे दीपेंद्र जी ने शुरू कर दी, अब कुमारी शैलजा जी ने अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी। तो कैप्टन साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो कैप्टन साहब से पूछा माँ जी के में ब्याज ले रखे है क्या आपसे उनने कांग्रेसियों ने, जो बार बार हिसाब मांगो, हरियाणा हिसाब मांगे कि मैं दे दो उनको हिसाब सूब देना हो तो, क्योंकि दिल ले रखे है कि बीजेपी वालों से आप लोगों ने? राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की थी, उस यात्रा का पूरे हिंदुस्तान पे, राष्ट्र स्तर पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। और उसी भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम था
कि आज बीजेपी बहुमत से बहुत नीचे रह गई और आज मोदी सरकार ने कहते हुए प्रधानमंत्री को भी एनडीए की सरकार कहना पड़ रहा है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम था। और उसके बाद में जो जो चुनाव नज़दीक आते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाता है, चाहे वो यात्राएं करे, चाहे वो जनसभा करे या कोई दूसरे डोर टू डोर जाने का प्रोग्राम करे। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भी यात्राओं का प्रोग्राम बना रहा है। सभी का एक मकसद है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और भाजपा को सत्ता से बाहर करें। नहीं, क्वेश्चन ये था कि वाकई में कांग्रेस ने 60-70 साल राज किया हरियाणा के ऊपर, अब 10 साल के अंदर अब बीजेपी वालों से आप लोग हिसाब मांग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक बनता है क्या इस चीज़? लॉजिक बिल्कुल बनता है। कांग्रेस पार्टी अपने 60 साल क्या हो, 70 साल क्या हो, हर उस एक चीज़ का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार थी। और प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, रिपोर्ट कार्ड की बात बड़ी करते थे। ये मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है। तो इनको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन इनसे हिसाब मांग रही है, तो 10 साल में इनको बताना चाहिए भाई हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या क्या किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिनों हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे सैनी साहब फतेहाबाद में, जो कांग्रेस पार्टी के राज में काम किए थे वही गिनवा के चले गए। क्योंकि 10 साल में इन्होंने विकास के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगाई। ये कोई अपना विकास तो गिनवा नहीं सकते, और पिछला जो हमारा काम किया हुआ है उसी को गिनाने का काम करते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अतीत के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने जो आपके जो विधायक हैं दुड़ाराम जी, उनसे आपने हिसाब मांगा 5 साल का? जो मुख्यमंत्री कहते थे कि पर्ची और खर्ची नहीं चलती, उसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ अगर किसी विधायक ने उड़ाई है तो हमारे फतेहाबाद के विधायक ने उड़ाई है। क्योंकि इनके ड्राइवर ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, इसके पीए के ऊपर, भाई होमगार्ड में दूसरी जगह भर्ती कराने के लिए कौशल रोजगार में इन्होंने मेरे से पैसे लिए और उसने फिर जहर खा के जान देने का भी प्रयास किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा विधायक तो खुद भ्रष्टाचार लेके अपनी गाड़ी में घूम रहा था। अगर इनका विधायक ऐसे करता है तो पर्ची खर्ची का जो नारा दे रहे हैं वो जनता को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। विधायक जी से कोई पर्सनल वो को है या फिर वाकई में काम नहीं किया है? विधायक जी से मेरे सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं। ब्याह शादी में एक दूसरे के आते हैं जाते हैं, जहाँ मिलते हैं हमारी अच्छी दुआ सलाम है। लेकिन हमारी राजनीतिक मतभेद है। उन्होंने अपने टेन्योर में अगर कोई नालायकी किए, काम नहीं किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम विधायक से हिसाब मांगे। और हमारा आज तक विधायक ने हिसाब नहीं दिया। हमने उससे हिसाब मांगा है भी मेडिकल कॉलेज जिला हेडक्वार्टर पे बनना चाहिए था, वो टोहाना में क्यों गया? अभी तक नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्यों नहीं आया? फतेहाबाद की जो भूमि है सेमग्रस्त, उसको मुक्त करने के लिए सेम से कोई मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया? फतेहाबाद के अंदर अगर 5 उंगल बारिश हो जाए तो ये जलमग्न हो जाता है, पानी निकासी का प्रबंध क्यों नहीं हुआ? और इसी तरह से प्रत्येक दफ्तर के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। अगर मैं कहूँ कि फतेहाबाद के सरकारी दफ्तरों को हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का मंजूर शुदा अड्डा बना दिया गया है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो नशा फैलता जा रहा है दिन ब दिन, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? मिली भगत चल रही है, कहीं ना कहीं कमीशनखोरी चल रही है, क्या चल रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे फतेहाबाद के लिए बड़ा बर्निंग टॉपिक आज के दिन। नशा और क्रिकेट का सट्टा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट के सट्टे में लुट पिट जाते हैं तो फिर ये नशे की तरफ आते हैं, और फिर ये नशे की तरफ जाने के बाद में ये 3, 4, 5 साल बाद में ये मौत के अकाल इनको अपनी ओर खींच लेता है। और हमने कई बार ज्ञापन भी दिए, धरने भी दिए, मांग भी उठाई थी कि नशे और क्रिकेट बुकियों को बंद किया जाए। लेकिन फतेहाबाद की पुलिस भी इन क्रिकेट बुकियों से और नशाखोरों से बिकी हुई है। अगर ये फतेहाबाद पुलिस इनसे मिली हुई ना होती तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पिछले 4-5 महीने पहले एक लेडीज़ ने FIR दर्ज करवाई थी। भाई मेरे से सट्टा बुकी ने मेरे खाते में पैसे डिपॉजिट कराए और विड्रा कराए। तो उस टाइम हम जाके SP से मिले थे। हमने कहा था जी अब आपके पास सारी प्रूफ है, ट्रांजैक्शन किस तरह हुई है, किस खाते में गए, किस आप कड़ी से कड़ी जोड़ के आप इनका नक्शा तोड़ सकते हो। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस FIR को दफ्तर दाखिल करने का काम किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब भी हरियाणा सरकार सत्तासीन होगी उस FIR को हम रीओपन कराएंगे, और जो जो अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व है गलत करने उनको सजा दी जाएगी, और ये नशे का और क्रिकेट बुकियों का फतेहाबाद से नक्शा तोड़ा जाएगा। ज्ञापन सौंपने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है आपको? मैं तो आपको चैनल की सरेआम आरोप लगा रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं की और फतेहाबाद पुलिस की मिलीभगत है। फतेहाबाद की पुलिस अगर मिलीभगत ना हो तो कहीं भी ना तो कोई नशा कर सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना कोई क्रिकेट बुकी चला सकता है। लेकिन
इन लोगों की पुलिस से मिली भगत है और ये मिली भगत से ये काम चल रहा है। पूर्व विधायक रहे हैं आप, अच्छी खासी नॉलेज है राजनीति की आपको। बीजेपी ने जो ये 6 महीने पहले सीएम बदलकर जो नई रणनीति अपनाई है 2024 के चुनाव को लेकर, कहाँ तक कारगर साबित होगी इनकी रणनीति? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ड्राइवर को हटा के दूसरे ड्राइवर को बना दिया। जब इनकी व्यवस्था ही सारी खराब है, व्यवस्था को बदलना चाहिए, पोर्टल बंद करने चाहिए, किसानों को एमएसपी देनी चाहिए, बच्चों को कच्ची नौकरी देते कौशल के माध्यम से पक्की नौकरी का रोजगार करना चाहिए। छोटे व्यापारी जीएसटी से आज तबाह हो चुके हैं, उनको जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। और भी बहुत सी बातें, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे और कानून व्यवस्था की बात हो, इन सभी कामों का निवारण करना चाहिए। मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसका आमूल चूल परिवर्तन, अगर आप कुत्र काटने वाली मशीन होती है, उसको आप कुत्र काटने वाले को बदल दोगे तो कुछ, जब तक उसके टोके या उसकी गिरारी नहीं बदलोगे तब तक आपका काम सही नहीं हो सकता। तो इसकी व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तब हरियाणा के अंदर सुधार होगा, मुख्यमंत्री बदलने से नहीं होगा। बीजेपी, जेजेपी और इनेलो से पहले विधायक भी रह चुके हैं आप, तो इनके तीनों पार्टियों का कुछ वजूद क्या बचेगा इस बार 2024 के अंदर? मुझे लगता है टक्कर तो रहेगी बीजेपी के साथ हरियाणा में, और इनेलो जेजेपी शायद वो टक्कर में नहीं आ पाएंगी। टक्कर पूरे हरियाणा में बीजेपी की और कांग्रेस की रहेगी, लेकिन बीजेपी की बड़ी दुर्गति होगी, वो इकाई के अंदर रह जाएंगे वो भी। तो बलवान सिंह दौलतपुरिया अपने आप को टिकट की लाइन में कहाँ खड़ा देख रहे हैं आज के टाइम पर? आज हमारे बहुत से साथी प्रयास कर रहे हैं, हल्का सतर पे भी, और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो भी साथी प्रचार प्रसार करता है, पार्टी की मेहनत करता है, पार्टी की नीतियों आगे बढ़ाता है, कहीं ना कहीं सबकी इच्छाएं होती है भाई चुनाव लड़ने की, और सभी साथी उसके लिए टिकट के लिए प्रयास भी कर रहे हैं और करने भी चाहिए। लेकिन राहुल जी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जिस भी साथी का सर्वे बढ़िया आएगा और जो साथी विनिंग होगा उस पर पार्टी दाव लगाएगी। अब जिस साथी का सर्वे बेटर आएगा उस पर पार्टी दाव लगाएगी, तो मुझे नहीं लगता किसी साथी को कोई गुंजाइश रहेगी नाराज़गी मोल लेने की, क्योंकि जब सर्वे होगा तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा और अच्छे साथी को टिकट मिलेगी। चलो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे लास्ट। पूर्व जो प्रेजेंट विधायक है आपके दुड़ाराम जी, 10 में से कितने नंबर उनको दो? नंबरों वाला खेल तो दुड़ाराम जी ने अपने टेन्योर में सिवाय भ्रष्टाचार फैलाने के, विकास के नाम पे इसने कुछ किया भी नहीं, और इसको विकास के वी का भी नहीं पता। ये सिर्फ सोचता है अगर मैं 4 नए रिखाड़े बना दूं, 2-4 रास्ते बना दूं तो वही विकास है। अगर ये विकास के बारे में सोचता तो जब ये पहले विधायक था तो उस टाइम हमारी सबसे बड़ी भुन्ना शुगर मिल थी, वो औने पौने दामों में बिकी थी। उस टाइम जनप्रतिनिधि को स्टैंड लेना चाहिए था। उस टाइम भी ये उदासीन हुआ बैठा रहा, इसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस तरह से हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ इनके कार्यकाल में नहीं आई कि जिससे फतेहाबाद जिले के अंदर वो विकास के अंदर मील का पत्थर साबित हो। लेकिन नंबर तो मैं इसको 0 से अगर कोई नीचे जा सकता है तो वो दे सकता हूँ, लेकिन 0 से नीचे चाणक्य ने कभी, आर्यभट्ट ने कभी कहा नहीं तो मैं वो भी देता है, इससे बड़ा नहीं, कुछ नहीं नंबर। तो बलवान सिंह दौलतपुरिया अगर उनकी जगह पे विधायक आते हैं या होते या बन जाएंगे तो सबसे पहला कदम क्या रहने वाला है उनका? अगर इस बार फतेहाबाद की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने मेरे कार्यकाल में भी काफ़ी प्रयास किए थे फतेहाबाद के विकास के मामले में। चाहे नई अनाज मंडी बनाने की बात हो, चाहे फतेहाबाद के अंदर बस स्टैंड बनाने की बात हो, चाहे फतेहाबाद के अंदर जो अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे ढांड गांव में परचेज सेंटर बनाने की बात हो, चाहे हुड्डा के सेक्टर 3 में और बनगाम गांव में 33 के बिजली घर बनाने की बात हो, चाहे 35-36 गाँव में व्यायामशाला बनवाने की बात हो, चाहे एमपी लैंड से ढाणियों में लाइट लगवाने की बात हो, और भी मैंने बहुत से काम किए थे। लेकिन मेरा एक स्वप्न था कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाऊं। आज फतेहाबाद का नाम शिक्षा के मामले में निचले पायदान से शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास से एक MM कॉलेज है जो को-एडेड है। तो यहाँ पे अगर नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनेगा तो लड़कों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी, और जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी तो वो देश, वो घर, वो प्रदेश हमेशा तरक्की करेगा। तो मेरा स्वप्न, अगर इस बार मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं यहाँ पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी लेके आऊँगा। और ये जो षड्यंत्रकारी ताकतों ने
जो हमारा मेडिकल कॉलेज एक डिजर्ट एरिया में ले जाके जो कॉलेज को बर्बाद करने का काम किया है, मैं प्रयास करूंगा कि वो कॉलेज दोबारा, जो हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, इसी को ही मेडिकल कॉलेज घोषित किया जाए। क्योंकि इसके साथ लगते हुए अगर हम 10 एकड़ ज़मीन और रिक्वायर कर लें तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से चल सकता है। और उसके साथ साथ फतेहाबाद के अंदर आम आदमी को रोज़गार भी मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी। क्योंकि जब बच्चियां बाहर से MBBS करने आएंगी तो टोहाना के अंदर डिजर्ट एरिया में रहने की बड़ी दिक्कत रहेगी, बच्चियों को सुरक्षा के मामले में बड़ी दिक्कत रहेगी, तो उसको यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। और भी जो मूलभूत सुविधाएं मेरी जो पाइपलाइन में उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलो नेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, अपने टिकट को लेकर भी आश्वस्त है और कांग्रेस की सरकार बनने को भी आश्वस्त है। बाकी आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।